Hey everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the minimum book required for GS पेपर वन. Now ये जो GS पेपर वन है, जो पहला पेपर है जनरल स्टडीज़ का, ये काफ़ी स्टैटिक इन नेचर है और इसमें लगभग आप जब हिस्ट्री की सिलेबस को देखेंगे तो जो आप प्रीलिम्स के लिए रिसोर्स यूज़ करते हो मोस्टली उन्हीं रिसोर्सेज के थ्रू आप मेंस की टॉपिक को भी कवर कर सकते हो. तो जैसे अगर हम बात करें आर्ट एंड कल्चर के बारे में, देखिए आर्ट एंड कल्चर जो है आपको देखना पड़ेगा नितिन सिंघानिया से एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग के लिए. बट आपको बेसिक जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आपकी फ़ाइन आर्ट्स की जो बुक आती है, 11th की फ़ाइन आर्ट्स की बुक आती है जो आप यूज़ करते हो अपने प्रीलिम्स के लिए भी. तो साथ ही साथ आपको उसे मेंस के तरह से भी पढ़ना पड़ेगा. ना देखिए प्रीलिम्स और मेंस की पढ़ाई में कोई खासा अंतर नहीं है. आई मीन रिसोर्सेज तो लगभग सेम ही है, बट आपको पढ़ने के तरीके में चेंजेस लाने पड़ते हैं बिकॉज प्रीलिम्स के लिए यू फोकस मोर ऑन द फैक्ट्स, बट एंड फॉर द मेंस यू ट्राई टू कोरिलेट डिफरेंट टॉपिक्स. जैसे कि अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की ही बात करते हैं या फिर आर्ट एंड कल्चर की ही बात कर लें, तो अगर मेंस में क्वेश्चन आएगा तो वो ऐसे आएगा कि डिस्कस अबाउट द पॉटरी इवोल्यूशन और साइंटिफिक जो प्रैक्टिसेस हुए थे थ्रू आउट द हिस्टोरिकल एवोल्यूशन फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन टू महाजनपदा पीरियड. सो इन चीज़ों को कोरिलेट करके अलग अलग टाइम पीरियड के अलग अलग फैक्टर्स को कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी. तो इसलिए आपको मेंस में कोरिलेट करके पढ़ना पड़ेगा अलग अलग टॉपिक्स से. और ये बहुत कठिन नहीं है पढ़ना बिकॉज प्रीलिम्स के लिए आप हर एक टॉपिक के, जैसे कि अगर आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो आर्ट एंड कल्चर के बारे में ही पढ़ रहे हो सोचो, तो अगर आप आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ोगे तो आप अलग अलग टाइम पीरियड के इंडस वैली सिविलाइजेशन में कैसा आर्किटेक्चर था, महाजनपदा पीरियड में, आयरन एज में, तो अलग अलग टाइप के आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ोगे ही. आपको अल्टीमेटली करना ये है कि जो आप प्रीलिम्स के लिए नोट्स बनाओगे उसे ऐसे बनाओ कि आर्किटेक्चर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आप एक जगह ही नोट कर लो, जिससे फ़ायदा ये होगा कि आप मेंस के लिए आपको एक पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा कि हाँ आर्किटेक्चर में इवोल्यूशन ऐसे हुआ है. तो मैं उधर बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं बस आपको बुक के बारे में बताता हूँ. तो देखिए फ़ाइन आर्ट्स की बुक हो गई, उसके बाद आपको नितिन सिंघानिया भी पढ़नी पड़ेगी. अब कुछ लोग मेरे से कंटेंट करेंगे कि नहीं नितिन सिंघानिया बहुत बल्कि बुक है. देखिए दिस इज़ परफेक्टली राइट बिकॉज Nitin Singhania is full with the excess amount of information which is not necessary for civil services per se, but still नितिन सिंघानिया में एक चीज़ आपको ये अच्छी मिलेगी कि आपको इन्फॉर्मेशन एक फ़्लो के तौर पे मिलता है कि हाँ अगर आप पॉटरी के आप अगर पेंटिंग के बारे में पढ़ रहे हो, अगर आप एम्ब्रॉयडरी के बारे में पढ़ रहे हो, तो आपको एक जगह पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आपको कोरिलेशन में आसानी होती है. अगर आप आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ रहे हो, टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में, तो हर टाइप के आर्किटेक्चर के बारे में, हर टाइप के टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में एक ही जगह मेंशन करा हुआ है. इसलिए आप नितिन सिंघानिया को हाईली सेलेक्टिव होकर पढ़िए, तब आपको बेनिफिट मिलेगा उसका. नाउ मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं. तो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अगर आप एकदम बिगिनर हो, एकदम स्टार्ट कर रहे हो, तो आप क्लास 8 की एनसीईआरटी पढ़ो, क्लास 8 की एनसीईआरटी से स्टार्ट करो. और अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में थोड़ा थोड़ा पता है, अगर आपने लूसेंट भी पढ़ी हुई है, तो अगर आपको थोड़ा नॉलेज है तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा कि जस्ट जंप टू स्पेक्ट्रम. देखिए यूपीएससी में रिसोर्सेस बहुत हैं. इट्स लाइक अ फ्लड इन द मार्केट ऑफ रिसोर्सेस. मार्केट में आपको हर कोचिंग की अलग अलग तरह के रिसोर्सेस मिलेंगे और हर कोचिंग इज़ गोइंग टू क्लेम दैट देयर रिसोर्स इज़ बेस्ट. सो आपको फ्लड जैसा एक बाढ़ मिलेगा मार्केट में, तो आपको हाईली सिलेक्टिव होकर पढ़ना है. और आप खुद सोचो कि आपको हर एक मंथ की अलग करंट अफेयर्स की बुकलेट पढ़नी होती है, फिर लास्ट में जाके उसको रिवाइज भी करना होता है, फिर अलग अलग मेंस से रिलेटेड न्यूज़पेपर से आप नोट्स बनाते हो, तो कितना कुछ है पढ़ने को. इसलिए मैं कहूँगा कि केवल स्पेक्ट्रम पढ़ो. ये मैंने खुद करा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ. ये केवल स्पेक्ट्रम पढ़ो, लेकिन आपको पढ़ने का तरीका चेंज करना होगा बिकॉज स्पेक्ट्रम एक नोट्स की तरह लिखी हुई है चीज़ें.
आपको करना क्या होगा कि जब भी आप कोई चैप्टर स्टार्ट करने वाले हो तो उसके बारे में, उस चैप्टर के बारे में आप पहले नेट पे जाके सर्च करो। नेट पे सर्च करोगे तो आपको एक पूरा कहानी के तौर पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ था। उसके बाद जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ोगे तो स्पेक्ट्रम के इन्फॉर्मेशन को आप इस कहानी में ईजिली ग्रैस्प कर पाओगे, एंड दैट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आप ईजिली चीज़ों को समझ पाएंगे, और तो और आप प्रीलिम्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी गैदर कर पाएंगे। हाँ, दिस इज ट्रू दैट every question whatever UPSC is asking in history is not going to be like related to your spectrum book और कोई एक पर्टिकुलर रिसोर्स से वो रिलेटेड हो, क्योंकि देखिए हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ब्रॉड है, बहुत ही वास्ट है, और यूपीएससी किस बुक से क्वेश्चन बनाती है, कहाँ से बनाती है, किसी को नहीं पता। तो आपको एक मिनिमम रिसोर्स तैयार करके जाना है कि हाँ इतना सब कर रहे हैं इसलिए मैं भी करूँगा। आप अलग ये कर सकते हैं कि किसी ने 5 बार रिवाइज़ किया है तो आप उसको 10 बार रिवाइज़ करो, बस, और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। ये रहा मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए यार देखो, मैं ये कहूँगा कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए या तो आप एनसीईआरटी पढ़ लो, लेकिन फिर भी आपको एनसीईआरटी से इन्फॉर्मेशन मिलेगी बट इतनी नहीं मिलेगी जितना सफिशिएंट होना चाहिए। और देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है ना, पोस्ट इंडिपेंडेंस में आपका सब कुछ आ गया, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग। सो केवल एनसीईआरटी पे रिलाई करना इट्स नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस से आपके प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ पोर्शन तो आपका इकोनॉमिक्स में ही कंप्लीट हो जाएगा, कुछ पोर्शन आपका पॉलिटिकल साइंस, आई मीन पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटी में कवर हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं ये सजेस्ट करूँगा कि यूट्यूब पे जाओ, किसी भी कोचिंग का पोस्ट इंडिपेंडेंस से रिलेटेड लेक्चर को देख लो, पवनीत सर ने डाल रखा है, और नहीं तो किसी भी एक कोचिंग का मटेरियल उठाओ पोस्ट इंडिपेंडेंस का, उसको पढ़ लो अच्छे से, और उसके बाद आप पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एवोल्यूशन के बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लो, एक ओवरऑल स्ट्रक्चर क्रिएट कर लो, एक ऐसा टेम्पलेट कह सकते हैं जिससे कि अगर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन तो आना ही होता है, तो आप इजीली उस टेम्पलेट पे क्वेश्चन को एनालाइज कर लो, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। और देखो, और उसके बाद अभी उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, जो टॉपिक मैं बोलने वाला था। अब बात करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की। देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री में भी ऐसा होता है कि बहुत लोग कहते हैं कि यार नॉर्मन लोवे या फिर और भी तमाम बुक्स हैं मार्केट में, वो पढ़ो। देखिए मैं ये कहूँगा कि अगर आपने हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, सॉरी वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप जस्ट जाओ यूट्यूब पे, प्रतीक नायक सर ने मृणाल सर के चैनल पे वीडियो डाल रखा है, उसे देख लो। नहीं तो अगर एनसीईआरटी पढ़ने का मन है तो अर्जुन देव की एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, वो आप वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए पढ़ लो। और उसके बाद एक जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, उसके बाद आप जाओ किसी भी एक कोचिंग की, विज़न की हो गई, ओनली आईएएस की हो गई, किसी भी कोचिंग की मटेरियल उठाओ और उसे एक रीडिंग लगा लो। अब देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे। मैं देखता हूँ कि लोग, बच्चे वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए पागल हुए हैं। अरे भाई साहब, एक ही किताब को कितनी बार पढ़ रहे हैं, या सॉरी वो तो अच्छी बात है एक किताब को कई बार पढ़ना, एक ही किताब को कितने दिनों में पढ़ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ लोगों को पढ़ते हुए, मैं लाइब्रेरीज में देखता हूँ। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करोगे तो यू विल फाइंड कि हाँ एक लिमिट तक मेरे पास इंफॉर्मेशन रहे, उससे मेरा काम चल जाएगा। फिर हम बात करते हैं इंडियन सोसाइटी के बारे में। तो देखिए इंडियन सोसाइटी कि अगर आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखोगे, एनालाइज करते हो, तो इससे क्या आपको जानकारी मिलेगी? इससे जानकारी ये मिलेगी कि यूपीएससी एक ही तरह के क्वेश्चन को कभी इधर से घुमा के पूछ रहा है, कभी इधर से घुमा के पूछ रहा है, कभी सीधा ही पूछ ले रहा है। हाँ कुछ क्वेश्चंस अलग होंगे, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो रिपीटेटिव नेचर के होते हैं। कभी ना कभी वो यूपीएससी ने किसी न किसी फॉर्म में आपसे पूछ रखा है उस चीज़ को। तो इंडियन सोसाइटी को तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप एक बार देखो, उनके आंसर्स को देखो, ताकि आपको एक लिमिट पता चल सके कि यहाँ तक पढ़ना। अब खुद इसे देख लो, सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये कितना वेग टर्म है। सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी कितना बड़ा, इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, कपड़े अलग होते हैं,
कपड़े अलग हैं, रिलीजियस प्रैक्टिस अलग है, लोगों के चेहरे थोड़े थोड़े बदल जाते हैं। सो इन सारी चीज़ों के पढ़ने के लिए कितना ब्रॉडर कॉन्सेप्ट चाहिए आपको। तो इसलिए पास्ट ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करने से ये फ़ायदा होगा कि आपको एक लिमिट पता चलेगी कि हाँ मुझे यहाँ तक पढ़ना है। अभी मैं आपको अपनी इंडियन सोसाइटी के नोट्स दिखा दूँगा। तो इंडियन सोसाइटी में आपको कुछ नहीं करना है। कुछ लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि 11 और 12 की दोनों सोशियोलॉजी की बुक एकदम रट जाओ। देखो मुझे ये अच्छा नहीं लगता। आई मीन दैट्स नॉट सफी दैट्स नॉट वो क्या बोलते हैं कि उतना वैल्यूएबल नहीं है वो, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में आपको करंट से रिलेटेड आंसर लिखना होता है। ये आपको मानना पड़ेगा किसी न किसी चीज़ से, क्योंकि आप अगर टॉपिक ही देख लो इंडियन सोसाइटी, सेकुलरिज्म पे अगर क्वेश्चन आता है तो आपकी पॉलिटी से तैयार हो जाएगा। डाइवर्सिटी पे क्वेश्चन आता है तो यूपीएससी कोई भी क्वेश्चन पूछती है तो वो एक चेंज के बारे में पूछती है। आपने पता नहीं इस चीज़ को नोटिस किया है या नहीं, इस चीज़ को शायद ही आपने नोटिस किया हो। यूपीएससी कोई भी क्वेश्चन पूछती है पास्ट ईयर का तो वो बात करती है चेंज की, कि कैसे ये इस पर्टिकुलर एरिया में चेंज ला रहा। आप यहीं देख लो, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसमें क्या हुआ, आपका इवोल्यूशन है कि कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ तक ये चीज़ें जा रही हैं, कैसे चेंज हो रहा है। और जो भी क्वेश्चन इससे पूछेगी यूपीएससी वो चेंज के बारे में ही पूछेगी। मैं अभी आपको दिखा दूंगा पास्ट ईयर के क्वेश्चंस। उसके बाद रोल ऑफ विमेन एंड विमेन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये देखो, ये भी अगर कोई ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी आता है, कोई पुराना क्वेश्चन आता है काफ़ी पहले का, उसमें भी आपको कंक्लूजन लिखना होगा, तो यू हैव टू कोरिलेट इट विद द कंटेम्प्रेरी टाइम। आपको आज के टाइम पे जो स्कीम्स चल रहे हैं उससे कुछ रिलेटेड चीज़ें बतानी पड़ेंगी, आपको कोरिलेट करना ही पड़ेगा। पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशू, अब ये देखो, ये भी करंट से रिलेटेड टॉपिक है, इसमें आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा और ख़ास तौर पे आपको लेटेस्ट डेटा याद करनी पड़ेगी कि मोर्टेलिटी रेट्स क्या चल रही हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी, फर्टिलिटी रेट क्या चल रही है, हमारा सेंसस जो हो रहा है उसने क्या प्रोजेक्शंस दी है, एनएचएफएस जो सर्वे हुआ है उसमें क्या चीज़ें बाहर आई हैं। सो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो मैं ओवरऑल इन अ नटसेल आई वुड सजेस्ट कि आप इंडियन सोसाइटी के लिए अगर एनसीईआरटी पढ़ने का मन है तो एक एनसीईआरटी आती है इंडियन सोसाइटी के डेवलपमेंट और सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड, आप उसे पढ़ लो एक बार और किसी एक कोचिंग का मटेरियल उठाओ, क्योंकि कोचिंग के मटेरियल में फ़ायदा ये होगा कि आपको हर एक टॉपिक पे डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हर एक टॉपिक पे एक फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसे गैदर करो, उसे समझो, नेट पे हर एक टॉपिक को सर्च करो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, और हर एक टॉपिक के लिए एक टेम्पलेट तैयार कर लो। वुमेन के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो ये टेम्पलेट रहेगा मेरा करने का कि इंट्रोडक्शन ऐसे होगा, बाकी जो प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली पूछेंगे ही, सोल्यूशन क्या होगी, गवर्नमेंट के रोल्स क्या है, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव क्या है, सिविल सोसाइटी की रोल क्या है, उसके बाद सजेशन, आपका सजेशन क्या है, फिर कंक्लूजन क्या है। तो एक टेम्पलेट के अकॉर्डिंग नोट्स बना लो बस, और उसे ही रिवाइज करो करंट अफेयर्स के साथ, इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम फिज़िकल जियोग्राफी की बात करते हैं। तो देखिए जो फिज़िकल जियोग्राफी है इसमें मोस्टली प्रीलिम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। जैसे कि वैसे तो आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस एनालाइज करो तो जियोमॉर्फोलॉजी से क्वेश्चंस बहुत कम आ रहे हैं पिछले कुछ टाइम के एनालाइज करो तो, क्योंकि जियोमॉर्फोलॉजी थोड़ा स्टैटिक इन नेचर है कि वेदरिंग क्या हुआ, डेनुडेशन क्या हुआ, मास मूवमेंट क्या हुआ। और क्वेश्चन अगर आया भी है मेंस में तो आपने ये देखा होगा कि कैसे आपका वेस्टर्न घाट में जो लैंडस्लाइड हो रही है, हिमालय में जो लैंडस्लाइड हो रहा है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। तो आप जो प्रीलिम्स के लिए पढ़ोगे प्रीलिम्स के लिए जो जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी पढ़ोगे तो उसमें जियोमॉर्फोलॉजी को मोर रिलेटेड टू प्रीलिम्स पढ़ो, लेकिन आपको क्लाइमेटोलॉजी और ओशिनोग्राफी को बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज अगर कोई क्वेश्चन आता भी है इस टॉपिक से तो वो आपके इन्हीं दो टॉपिक से रिलेटेड होगा। क्योंकि मैं रीज़न बताता हूँ, क्योंकि क्लाइमेट चेंज, आई एम टॉकिंग अबाउट चेंज, यूपीएससी चेंज ही देखता है। तो क्लाइमेट चेंज आपके डिजास्टर से भी रिलेटेड हो गया और इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी हो गया, तो इसलिए इससे टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो ये दोनों कोरिलेट होके आएंगे। और ओशिनोग्राफी भी, ओशिनोग्राफी में आप क्या पढ़ते हो, सैलिनिटी के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, ओशन टेम्परेचर के बारे में,
जो करेंट्स जो फ्लो होती हैं, वार्म करंट, कोल्ड करंट, सो इसके बारे में पढ़ते हो आप, तो इससे भी मेन से क्वेश्चन आते ही आते हैं, डेफिनेटली आना ही आना है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि मेंस के लिए आप क्लाइमेटोलॉजी और ओशियनोग्राफी पे ज़्यादा फोकस करो और उसे करंट से रिलेट करो। और सोर्स क्या होना चाहिए, तो देखिए बिगिनर हो अगर आप, तो एनसीईआरटी से स्टार्ट करो। एनसीईआरटी का फ़ायदा ये है कि आपको एनसीईआरटी कम लिमिटेड पेजेस में अच्छा इन्फॉर्मेशन देती है। लेकिन यहाँ एनसीईआरटी के साथ प्रॉब्लम ये है कि एनसीईआरटी से आपको प्रीलिम्स में बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन मेंस के लिए थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना होता है, क्योंकि अगर आप ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में पढ़ोगे एनसीईआरटी में तो शायद आपको बहुत समझ में ना आए। तो इसलिए मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। एनसीईआरटी पढ़ो आप, क्लास 11th और क्लास 12th की दो एनसीईआरटी है, दोनों पढ़ो। क्लास 9th की एक इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड एनसीईआरटी है, उसको पढ़ो। और क्लास 10th की एक एनसीईआरटी है जो नेचुरल रिसोर्सेस एग्रीकल्चर के बारे में बताती है, जो आपको एक ओवरऑल आइडिया दे देगी। ये तो आपको मस्ट करना ही करना है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम इट यू मस्ट विजिट PMFIS नोट्स। PMFIS की नोट्स जो आपकी है पूरी इकोनॉमिक ज्योग्राफी की, ह्यूमन ज्योग्राफी की, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, वो काफ़ी अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। सी वन थिंग इज़, इट्स ट्रू दैट उन्होंने भी कहीं कहीं कुछ एक्सटेंट को पार कर दिया है कि उतना यूपीएससी नहीं पूछती कभी भी, बट स्टिल आपको अगर अच्छे से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको PMFIS की नोट्स पढ़नी चाहिए। ये मेरा सजेशन है। देखो ये आपके ऊपर है कि आप पढ़ते हो या नहीं। कुछ लोग के अपने अलग तरीके होते हैं, कुछ लोग माजिद हुसैन सर की नोट्स पढ़ते हैं, कुछ लोग किसी और की नोट्स पढ़ते हैं, बट मैंने यही किया है कि मैंने एनसीईआरटी पढ़ा है और उसके बाद मैंने PMFIS की नोट्स पढ़ी और उसी को रिवाइज़ करता हूँ और कुछ नहीं। और बाकी करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ों को मैं एसोसिएट करता हूँ। तो फिर ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में मैंने बताया है कि आप PMFIS के नोट्स पढ़ लो, और साथ ही साथ आपके एनसीईआरटी तो बेस के लिए चाहिए ही चाहिए। लेकिन एनसीईआरटी में अब ये नहीं करना कि क्लास 6 से पढ़ना स्टार्ट किया, नहीं, टाइम वेस्ट है वो। क्लास 9 की एक एनसीईआरटी जो इंडियन ज्योग्राफी की आती है, वो भी अगर मन करे तो, अगर क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी में प्रॉब्लम आ रही है तब आप क्लास 9 की एनसीईआरटी टच करना, वरना मत करना। केवल 11th और 12th की 2 एनसीईआरटी कंप्लीट करो, उसके बाद PMFIS की नोट्स पढ़ लो, बस इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आपको एक्वेंट होना पड़ेगा करंट अफेयर्स से, और आपको जियोग्राफी के मैप के थ्रू करंट अफेयर्स को कोरिलेट करना पड़ेगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ही क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछ रही है वो पूछती है कि इंडियन ओशन के जो वेदर पैटर्न है वो कैसे चेंज हो रहे हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं उसको आपको देखना पड़ेगा मैप के थ्रू, तभी आपको ईजिली कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जियो फिजिकल फिनोमेना, वो आपके ये सारी चीज़ें आपको PMFIS के नोट्स में मिल जाएंगी। तो ये रहे मिनिमम बुक्स, और मिनिमम क्या, इनसे ऊपर पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ये एक स्टैटिक पोर्शन है, तो इसलिए आपको इतने बुक्स मोर देन सफिशिएंट है। नाउ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जो मैंने अभी तक नहीं बोला, वो ये है कि GS पेपर 1 के लिए, खासकर GS पेपर 1 के लिए स्पेशली, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से एनालाइज कर लेते हो तो ये गारंटीड है कि आप आराम से 100 नंबर पा जाओगे, ये पक्का है। GS के पेपर में 100 नंबर मिल जाएगा आपको। तो इसलिए पास्ट ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ मैं आपको अपनी नोट्स दिखाता हूँ इंडियन सोसाइटी की। सो ये रही मेरी इंडियन सोसाइटी की नोट्स। देखो, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, पैट्रियार्की, सेक्युलरिज्म, जॉइंट फैमिली, सोसाइटी इन ट्रांजिशन, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें बात करना। देखो कितना ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। इसके बाद पास्ट ईयर क्वेश्चंस, तो देखिए, डू यू एग्री द रीजनलिज्म इन इंडिया अपीयर्स टू बी ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ राइजिंग कल्चरल असर्टिवनेस। अब जैसे कि मैंने बात की चेंज की, तो यहाँ यूपीएससी क्लियरली यही पूछ रही है कि जो हमारे देश में कल्चरल असर्टिवनेस राइज कर रही है उसके वजह से रीजनलिज्म पे क्या असर पड़ रहा है, और इसके वजह से रीजनलिज्म हो रहा है, मतलब हमारे सोसाइटी में चेंज आ रहा है, ये इसके बारे में पूछ रही है। हैज़ कास्ट लॉस्ट इट रेलिवेंस इन अंडरस्टैंडिंग द मल्टी कल्चरल इंडियन सोसाइटी। यहाँ पे ये चेंज की बात कर रही है कि मल्टी कल्चरल
इंडियन सोसाइटी जो है ये चेंज में है, इट्स इन ट्रांजिशन, ये बदल रही है। तो क्या कास्ट ने अपना रेलेवेंस खो दिया है? सिमिलरली कास्ट सिस्टम इज अज्यूमिंग न्यू आइडेंटिटीज एंड एसोसिएशनल फॉर्म। अगेन कास्ट सिस्टम चेंज हो रहा है, बदल रहा है समय के साथ। तो उस बदलाव की वजह से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, तो कास्ट सिस्टम यहाँ भी, कास्ट सिस्टम वहाँ भी। फिर इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न फॉर्म। Communalism arises either due to power struggle or relative deprivation. The spirit, tolerance, and love is not only an interesting feature of Indian society from very early times, but it is also playing important part at the present. तो मैंने आपको कहा कि एक होलिस्टिक टेम्पलेट तैयार कर लो इंडियन सोसाइटी के बारे में, वो आपके लिए मोर देन सफिशियंट होगा। हम आगे चलते हैं। देखो ये मल्टीकल्चरलिज्म हो गया। आप फिर सोसाइटी के बारे में देखो, मैंने इवोल्यूशन के लिए पढ़ा है कि क्या है इसकी मतलब क्वालिटीज़ क्या है, बेसिक एट्रीब्यूट्स क्या हैं। फिर इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ने कैसे इम्पैक्ट किया इसको। फिर सैलिएंट फीचर्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए ब्रिटिश के बारे में, ब्रिटिशर्स ने कैसे इम्पैक्ट किया हमारे कल्चर के को से यहाँ पे फोर्सेस ऑफ चेंज ट्रेडिशनल कैसा था। फिर ब्रिटिशर्स आए जो फोर्स ऑफ चेंज का काम किए। फिर मॉडर्न वैल्यूज़ क्या हैं। तो आपको एक इस तरह से एक नोट्स तैयार करना पड़ेगा। फिर जॉइंट फैमिली के बारे में देखा हमने, ताकि आपको मेंस में कुछ ज़्यादा सोचना ना पड़े। आपके पास एक टेम्पलेट तैयार है, आप गए सीधे 4 पॉइंट 5 पॉइंट लिखा, चले आए, कंक्लूड किया, बढ़िया से हो गया। सो ये रहा मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, कितनी बुक्स पढ़नी चाहिए। तो फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं जीएस पेपर 2 के मिनिमम रिसोर्सेज के साथ, क्योंकि जीएस पेपर 2 में आपको बहुत सारी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन पॉलिटी तो आप पढ़ते ही पढ़ते हो, वो तो रामबाण है ही, लेकिन आपको करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी उसमें। सो उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। हैव अ वेरी गुड डे।